आज के विविधा कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में बहुत लिखा है, खूब लिखा है। डॉक्टर महेश आलोक जिनका कवि नाम है और डॉक्टर महेश चौधरी के नाम से एनडी कॉलेज शिकोहाबाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर महेश आलोक जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि महेश जी एक लंबे समय से नारायण डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में अध्यापन के कार्य में रत हैं और आपकी सेवाओं के लिए, जो हिंदी साहित्य की सेवाएं हैं, उनके लिए आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से विश्वविद्यालयी साहित्यकार सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है। ऐसे साहित्यकार आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और उनकी कविताओं का आनंद लेंगे। महेश जी, आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहते हैं? मैं मूल रूप से कवि हूं और मैं कविताएं सुनाना चाहूंगा और मैं कविताएं सुना रहा हूं। मेरी चिंता कविता को लेकर के एक रही है हमेशा से जी कि हिंदी में पारिवारिक रिश्तों की कविताएं बहुत कम सी हो गई हैं। वो जो पारिवारिक रिश्ते की कविताएं हैं जिसमें हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, हमारी पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब जो मिल करके पूरे हमारे परिवार को बनाते हैं, हमारे घर को बनाते हैं, अगर ये रिश्ते नहीं बचे रहेंगे तो हमारा समाज भी नहीं बचा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इन रिश्तों को बचाए रखने की एक कवायद होनी चाहिए। और जो रिश्ते हमारे टूट रहे हैं आज के आधुनिक परिवेश में, जिस प्रकार के तनाव के भीतर हम सब गुजर रहे हैं, उनके भीतर हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन उन रिश्तों को कविता में बचाया कैसे जाए, इसलिए कि कविता ही वो एक ऐसी जगह है जो कि उसकी संवेदना को अपनी पूरी मुलायमियत में या अपनी पूरी मार्मिकता में पकड़ती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। और उस मार्मिकता को, उसकी मुलायमियत को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और आज के साहित्यकार का, आज के कवि का, जो समकालीन हिंदी कविता का कवि है, उसका एक बड़ा काम यह भी है कि उसको वो बचाए रखे। यह दुनिया जितनी असुंदर होती चली जा रही है ना, हम लगातार देख रहे हैं कि आप सारी दुनिया में देख लीजिए कि चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा हुआ। एक्चुअली वो भौतिक सुख सुविधाएं, इनमें हम इतने ज्यादा फंस गए हैं कि जो एक आत्मिक जो रिलेशंस हैं उनको हम भूल बैठे हैं। बिल्कुल। तो कविता के माध्यम से हम ये बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने अपनी रचनाओं में शायद कुछ ऐसी ही बात की है। जी, मैंने इस प्रकार की बात की है। और दूसरी चीज ये है जी कि आज की जो कविता है, जो समकालीन हिंदी कविता है, वो बहुत ज्यादा गद्यात्मक होती चली जा रही है। मेरी कोशिश ये है कि कविता में लय को बचाया जाए। अगर लय नहीं रहेगा, बड़े कवि केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सभी ये मानते थे कि अगर लय है तभी कविता है। कविता की मुख्य पहचान उसकी लय है। बिल्कुल, बिल्कुल। संगीत तत्व उसके भीतर होना चाहिए, लय तत्व उसके भीतर होना चाहिए। जी। एक बार निराला ने कहा था, अज्ञेय से बातचीत के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी कि हमने कविता में संगीत को बचाने की कोशिश की है और आपने कविता में लय को बचाने की कोशिश की है। बहुत कविता में लय को बचाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, जी, जी। हमने लय को बचाने की कोशिश की। प्रकृति से कविता दूर होती चली जा रही है बहुत ज्यादा। आज की जो समकालीन हिंदी कविता है वो प्रकृति से दूर होती चली जा रही है। हमने प्रकृति को बचाने की कोशिश की है। जी। हमने रिश्तों को बचाने की कोशिश की है। ये सारे जो काम हैं जो कि समकालीन हिंदी कविता में लगभग जो छूट रहे थे, हमको लग रहा था कि हमें ये काम करना चाहिए। शायद यही कारण है कि पहला संग्रह हमारा 2000 में आया था और दूसरा संग्रह 18 वर्षों बाद 2019 में आया। जी, जी। उसका पीछे कारण यही था कि मैं अपने को बदलना चाहता था। पहले संग्रह से दूसरे संग्रह के बीच में अपनी भाषा के स्तर पर, अपनी संवेदना के स्तर पर, अपने सोच के स्तर पर, जो आपकी यात्रा का अंतराल काफी बड़ा अंतराल काफी बड़ा रहा, इसी मुहावरे के स्तर पर, इसलिए कि मैं उसको तोड़ना चाहता था। एक कवि महत्वपूर्ण वही होता है जो अपने बने बनाए मुहावरे को अपने हर संग्रह में तोड़े और एक नया मुहावरा बनाए। हम चाहेंगे कि आपने जो इस तोड़ने की जद्दोजहद में जो आपकी रचना धर्मिता प्रकट हुई है, उन कविताओं का हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। जी। सबसे पहले मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। इसका शीर्षक है 80 के पिता और उनसे 4 वर्ष छोटी मां। क्या बात है। आप देखेंगे कि इन कविताओं में हमारे घरों में हमारे पिता हैं, हमारे मां हैं, उनके बीच के जो रिश्ते हैं
उनके बीच के जो आपसी झगड़े भी होते हैं, उनके बीच में जो आपस में जो प्यार है, वह किस तरह से हमको दिखाई देता है। अगर हम महसूस कर सकते हैं तो दूसरों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक कवि अगर उसको संवेदनशील ढंग से महसूस करे तो कैसे वो दिखाई देता है और वो किस रूप में हमारे कविता के भीतर आना चाहिए, और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। निश्चित रूप से इसलिए हम उनको भूलते जा रहे हैं। संवेदना के स्तर से जब आप देखते हैं किसी चीज को तो वो आपके शब्दों में प्रकट होती है। प्रकट होना चाहिए। जी जी जी। तो सुनिए जी। 80 के पिता और उनसे 4 वर्ष छोटी मां, दोनों को गठिया है और 20 कदम चलने में भी 20 मिनट लगते हैं उन्हें। मां के पास बस एक ही काम है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक विभिन्न धार्मिक चैनलों को सुनना, और सुनना भी क्या, थोड़ी देर बाद ही उनकी आंख लग जाती है और लेने लगती हैं खर्राटे। लेकिन मजाल क्या कि पिताजी चैनल बदल दें। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मजाल क्या कि पिताजी चैनल बदल दें। जैसे ही चैनल बदलता है वे बड़बड़ाने लगती हैं, इन्हें तो मेरा इस उम्र में भजन कीर्तन सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बैठ के पलंग तोड़ रहे हैं और नल से पानी टपक रहा है, उसे ठीक करवाने का समय नहीं है। न लड़का सुनता है न बाप, वे उन्हें चुपचाप बैठे नहीं देख सकते। इतना काम पड़ा है, कौन करेगा। इसके पास तो बैठना ही बेकार है। 80 साल से खट रहा हूं, इसे लगता है अभी भी 25 साल का जवान हूं। वे बड़बड़ाते हैं और अखबार लेकर बालकनी में बैठ जाते हैं। वहां धूप आ रही है, बीमार पड़ जाइएगा। वहां धूप आ रही है, बीमार पड़ जाइएगा, वे तेज आवाज में बोलती हैं और पिताजी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे सुना ही नहीं। वे मन ही मन खुश होते हैं कि एक यही तो है जो मेरी इतनी चिंता करती है। वे मन ही मन खुश होते हैं कि एक यही तो है जो मेरी इतनी चिंता करती है। फिर कान से सुनने वाली मशीन हटाकर बोलते हैं, अब मुझसे नहीं होता यह सब, इसके चिल्लाने से तो मैं तंग आ गया हूं, इसी की वजह से मुझे गठिया हुआ है। तो क्या मैं ठीक करूं। और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। अचानक वे चिल्लाती हैं, अरे मेरा पैर। और पिताजी बोलते हैं, 50 बार कहा है कि झटके से मत उतरो। और पिताजी उनका पैर उठाकर बिस्तर पर रख देते हैं और धीरे धीरे दबाने लगते हैं। वे मन ही मन प्रसन्न होती हैं और चुपचाप उनका हाथ झटकते हुए कहती हैं, चलिए हटिए, पाप लगाएंगे क्या। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि दोनों अब अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन मजाल क्या है कि मां को रात में छींक भी आ जाए तो पिता हड़बड़ा कर पहुंच जाते हैं मां के पास और पूछते हैं, महेश की मां, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना। निश्चित रूप से आपने ये परिवार से एक जो रचना उठाई है और इसका जो मार्मिकता है, रचना की मार्मिकता है, वो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसी ही रचनाएं हम चाहेंगे कि और हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं। एक कविता है दादी। अच्छा। अभी हम माँ और पिताजी की बात कर रहे थे, एक रिश्ते में दादी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता बिल्कुल हमारे घरों में। दादी ने बताया कि तुम्हारे दादा अक्सर सपने में आते हैं। दादी ने बताया कि तुम्हारे दादा अक्सर सपने में आते हैं और खूब बतियाते हैं। यह दादी का सपना था, इसलिए मैं चकित नहीं था। अच्छा। यह दादी का सपना था, इसलिए मैं चकित नहीं था। मैंने मजाक में कहा कि दादा सपने में प्रेम तो नहीं करते। तो वे शर्माने के साथ साथ झिड़कते हुई बोली, चल हट, दादी से ठिठोली करता है। क्या बात है। मैं जानता हूं कि दादी से इतना प्रेम करते थे और दादी दादा से इतना प्रेम करती थी कि उनके प्रेम की सघनता को बताने के लिए किसी बिंब की रचना करना उनके प्रेम के महत्व को छोटा करके आंकना है। क्या बात। मैं जानता हूं कि दादी दादा से इतना प्रेम करती थी कि उनके प्रेम की सघनता को बताने के लिए किसी बिंब की रचना करना उनके प्रेम के महत्व को छोटा करके आंकना है। दादा के अंतिम समय में वे दादा के पास नहीं थी। दादा के अंतिम समय में वे दादा के पास नहीं थी और कई 100 किलोमीटर दूर अपने बेटे के पास एक सुबह चिल्लाकर बोली कि बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे पिताजी आवाज दे रहे हैं। और उसके कुछ ही पल बाद सूचना आई कि दादा नहीं रहे। कि दादा नहीं रहे। इस घटना को दादी अपने अंतिम समय तक भूली नहीं थी और न ही परिवार में किसी को भूलने दिया। हम इसकी कितने भी मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं कर लें, दादी के अनुभव को झुठलाना दादी के प्रेम को झूठा सिद्ध करना है। आप इसे स्वीकार करें न करें, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हम जिसे सचमुच प्रेम करते हैं मृत्यु के बाद भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। सही बात। आप इसे स्वीकार करें न करें, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हम जिसे सचमुच प्रेम करते हैं
मृत्यु के बाद भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं और वह हमें कतई निराश नहीं करता, बिल्कुल दादी के सपने की तरह। बहुत खूब, बहुत और वह खूब, हमें बहुत कतई खूब, निराश बहुत नहीं खूब। करता, बिल्कुल दादी के सपने की तरह। बहुत खूब। ये जो आपने बिंब जो देखा है दादी और दादाजी के प्यार में, एक निश्चित रूप से एक टेलीपैथी होती है। अगर कोई किसी को जब बेपनाह प्यार करता है तो ऐसा होता है। और इसको मैं बताऊं आपसे कि ये लगभग सच्ची घटना है। अच्छा। मैं छोटा था उस समय, जिस समय मैं कविता लिख रहा था, तो वो चीजें सारी स्मृति में आ गई थी हमारे। जी जी जी। और मैं पढ़ रहा था तो दादी ने अचानक चिल्लाया। वो बनारस में थी, मैं मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी हाँ। तो वो बनारस में थी और वो कमरे से चिल्लाई थी कि पिताजी को उन्होंने आवाज दिया कि देखो तुम्हारे दादा आए हुए हैं, आवाज दे रहे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास बिल्कुल वो हड़बड़ा करके सब लोग बाहर निकले कि 4 बजे कहाँ से आ गए। लेकिन देखा कि दादा नहीं थे। और उसके थोड़ी देर के बाद सूचना आई कि उनका देहांत हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा दृश्य था, वो पूरा दृश्य हमारे एक लंबे समय तक हमारे भीतर अवचेतन में हाँ अवचेतन में चल रहा था। जी, जी, उसके बाद ये कविता बनी और इस कविता का कई सारी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब ये प्रकाशित हुआ उसके बाद से, और लोगों की ये कविताएं बहुत पसंद आई थी। मैं आपका जीवन वृत्त पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि आपकी तमाम सारी कविताओं का लगभग 10-12 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी कवि की रचना इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो और लोग उसको हाथों हाथ लें और उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो। ये एक बड़ी अच्छी बात है। हम प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही, आपकी साहित्य यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे। और आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहते हैं? हमारे परिवार की धुरी है हम सबकी पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी परिवार की धुरी। हमने कहा कि मैंने रिश्तों के ऊपर मैं सुनाना चाहता हूँ। जी। परिवार की पत्नी, बहुत छोटी सी कविता है जी। लेकिन शायद आपको पसंद आएगी। बिल्कुल। पत्नी, वह जो मेरे आंसुओं में भीग रही है और हर तरह के छाते को अस्वीकार कर रही है। वह जो मेरे आंसुओं में भीग रही है और हर तरह के छाते को अस्वीकार कर रही है, सींच रही है मेरे आंसुओं में और मेरे दुख में सारंगी की तरह बज रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या सींच रही है मेरे आंसुओं में और मेरे दुख में सारंगी की तरह बज रही है। वह जो मेरे चंद्रमा की रोशनी को अपने नाखूनों से खुरच रही है कि उसमें लगी हुई प्रत्येक जंग को साफ कर सके। क्या बात है, बहुत। वह जो मेरे चंद्रमा की रोशनी को अपने नाखूनों से खुरच रही है कि उसमें लगी हुई प्रत्येक जंग को साफ कर सके। वह मेरे गुसलखाने का दरवाजा बन रही है, मुख्य दरवाजे को मेरी माँ के हवाले करती हुई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। वह मेरे गुसलखाने का दरवाजा बन रही है, मुख्य दरवाजे को मेरी माँ के हवाले करती हुई। एक छोटी सी कविता थी। निश्चित रूप से जो पत्नी की प्रेरणा है एक व्यक्ति के जीवन में, या जो उसका स्थान है, वो तो अतुलनीय है। और कभी वो माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी बेटी बनती है, और वो हर रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाती है। डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई हैं, और विशेष रूप से नई कविता के संदर्भ में। नई कविता के संदर्भ में जब बात करते हैं तो आपके मेरे ख्याल में शायद 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है। तो गद्य में शायद आपके 3 आलोचनात्मक जो संग्रह है। हाँ, आलोचना की पुस्तकें 3 हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये साहित्य यात्रा यूं ही लगातार अनवरत, बिना रुके, बिना थके चलती रहेगी, और आप हमारे श्रोताओं को अपने शब्द सौष्ठव के माध्यम से यूं ही उनका अवगाहन करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।